बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सुमित्रा अपने 3 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सुमित्रा के पति का निधन हो गया था, जिसकी वजह से तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सुमित्रा के ऊपर आ चुकी थी। सुमित्रा अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई किया करती थी। वह बहुत अच्छी सिलाई करती थी, लेकिन सुमित्रा को उसके हुनर के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से कभी कभी तो उसे अपने बच्चों के साथ भूखा रहना पड़ जाया करता था। सुमित्रा की एक 17 वर्ष की बेटी थी दिव्या, और एक 8 वर्ष की बेटी थी सुमन, और एक 5 वर्ष का बेटा था रोहन। एक दिन सुमित्रा अपने हाथ के बहुत सुंदर सुंदर तैयार किए हुए कपड़े एक पोटली में बांधती है। तभी दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं 1 हफ्ते से लगातार देख रही हूँ आप रात दिन सिलाई करती हैं, और जो भी आपने कपड़े सिलकर तैयार किए हैं आप उन्हें बांधकर कहाँ लेकर जा रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करने वाली हैं? दिव्या, मेरी प्यारी बच्ची, मैं इन सभी कपड़ों को शहर लेकर जा रही हूँ। तुझे तो पता ही है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन यह गांव वाले हैं कि मुझे ज्यादा पैसे देते ही नहीं हैं, इसलिए मैं शहर इन कपड़ों को बेचने जा रही हूँ। वहाँ इन कपड़ों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम देखना, अब जो तुम्हें 1 समय का खाना मिलता है ना, उसके बाद तुम्हें 2 समय का खाना मिलने लगेगा। दिव्या, तुम बड़ी हो, मेरे जाने के बाद अपने दोनों भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मैं जल्दी कपड़े बेचकर वापस आ जाऊंगी, और जब तक मैं वापस आऊंगी उतना राशन घर में रखा है। ऐसा कहकर सुमित्रा अपने हाथ से बने हुए सभी कपड़ों की पोटली बांधकर और अपने बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाती है। शहर जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसे नाव में बैठकर पार करनी पड़ती थी। सुमित्रा अपनी पोटली समेत नाव के अंदर बैठ जाती है, लेकिन तभी बहुत तेज तूफान आता है और वह नाव डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सुमित्रा अपने कपड़ों की पोटली समेत नदी के अंदर बहकर कहीं गुम हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर दिव्या, सुमन और रोहन अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे, और घर में जो भी कुछ राशन था वह भी खत्म हो गया था। तभी सुमन दिव्या से कहती है, दीदी दीदी, पता नहीं माँ कहाँ गुम हो गई। 5 दिन के लिए कहकर गई थी और आज पूरे 10 दिन हो गए। उन्हें तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि घर में कितना कम राशन था। ये 10 दिन हमने किस तरह से गुजारे हैं हमें ही पता है। सुमन, यह माँ के बारे में तुम किस तरह से बातें कर रही हो? माँ मौज मस्ती के लिए तो शहर नहीं गई, वे हमारे अच्छे के लिए ही तो शहर गई है। पता नहीं कहीं माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम रोहन का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। शहर को जाने वाले रास्ते पर पता कर आती हूँ, आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर दिव्या शहर को जाने वाले रास्ते यानी कि नदी के पास जाकर वहाँ के लोगों से मालूम करती है, तो उससे एक औरत कहती है, बेटा, कहीं तुम उस औरत के बारे में बात तो नहीं कर रही जिसने रेड साड़ी पहन रखी थी और हाथ में कपड़ों की पोटली थी? बेटा, उसके साथ तो बहुत गलत हुआ। जैसे ही वह नाव में बैठी तभी बहुत तेज तूफान आ गया और नाव के साथ बहकर पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रही। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वह तो शहर जा रही थी, माँ हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? अब हम उनके बिना कैसे रहेंगे? घर पर रोहन कितना छोटा है, वह माँ के बिना कैसे रहेगा? और घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? माँ अब तो हमारे अच्छे के लिए शहर जा रही थी, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया? पहले पिताजी और अब आप। नहीं माँ, नहीं माँ, आप हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आप जहाँ भी जल्दी से वापस आ जाइए माँ। माँ वापस आ जाइए आप। वह औरत दिव्या को दिलासा देती है और दिव्या उदास होकर घर आ जाती है और घर आकर अपने छोटे भाई बहन को अपनी माँ की मौत के बारे में बता देती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा रोते हैं। तभी दिव्या सुमन और रोहन से कहती है, सुमन और रोहन, हमारी किस्मत में जो भी लिखा था वह हमारे साथ हो चुका है। लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। मुझे थोड़ी सिलाई करनी आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुटीक पर जाकर नौकरी करूंगी और वहाँ से जो भी कुछ पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम दोनों का
पालन पोषण करूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मेरे प्यारे भाई बहन आज और पानी पीकर अपना गुजारा कर लो। और अगले दिन बुटीक पर जाती है। तभी बुटीक मालकिन कहती है, देखो पहले तुम्हें हमें लहंगा सिलकर दिखाना होगा कि तुम कैसे सिलाई कर लेती हो, उसी के बाद हम तुम्हें नौकरी दे पाएंगे। मालकिन के इतना कहते ही दिव्या सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और बहुत मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार करती है, जिसे देखकर बुटीक मालकिन दंग रह जाती हैं और वह तुरंत उसे नौकरी दे देती हैं और एडवांस पैसे भी। अब दिव्या अपने घर के लिए बहुत सारा राशन लेकर जाती है और शाम को स्वादिष्ट स्वादिष्ट अपने दोनों भाई बहन के लिए खाना बनाकर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। दिव्या बुटीक पर बहुत मेहनत से काम कर रही थी और पैसे कमा रही थी और अपने दोनों भाई बहन का पालन पोषण कर रही थी। अब दिव्या के घर के हालत पहले से थोड़े बेहतर हो जाते हैं। एक दिन बुटीक मालकिन दिव्या से कहती हैं, देखो दिव्या, हमारे बुटीक पर तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और कल ही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 50 लहंगों का और ये ऑर्डर मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। इसके तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। देखो दिव्या, तुम मुझे निराश मत करना। तुम तो जानती हो कि मेरी एक ब्रांच दूसरे गांव में भी है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे तुम ही इस बुटीक को संभालोगी और ये ऑर्डर भी पूरा करोगी, ठीक है? मालकिन जी, आप चिंता ना करो, मैं इस बुटीक को बिल्कुल अपना जैसा ही समझूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और समय रहते ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। बुटीक मालकिन दिव्या के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर बुटीक की सारी जिम्मेदारी छोड़कर दूसरे गांव चली जाती हैं। लेकिन बुटीक में एक लड़की थी काजल, जो हमेशा दिव्या से जलती थी, उसकी तरक्की से जल रही थी। तभी वह अपने साथ की एक लड़की से कहती है, अंजलि देखो तो, हम दोनों कितने समय से इस बुटीक पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी आधी उम्र तो इसी बुटीक पर लगा दी, लेकिन मालकिन को हमारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है और कल की लड़की को पूरी बुटीक की जिम्मेदारी दे दी और जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है वो भी। इस तरह से तो ये हमसे कितने आगे बढ़ जाएगी। हमें इसे अभी रोकना चाहिए, वरना तो हमारा पत्ता साफ ही समझो। हाँ काजल, कहती तो तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा चतुर और चालाक कौन हो सकता है? अब तुम ही कोई प्लान बनाओ कि तुम इस दिव्या की बच्ची को किस तरह से रास्ते से हटाती हो। इतनी आसानी से मैं इस रास्ते से नहीं हटाऊंगी। पहले इसे मेहनत करने दूंगी, उसके बाद इसकी सारी मेहनत पर ऐसे पानी फेरूंगी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकती। ये हमारे रास्ते में आई है ना, और अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। ऐसा कहकर काजल बहुत हंसती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी दिव्या बुटीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, रात दिन सिलाई करती है और समय रहते 50 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। तभी काजल सही समय आने पर 50 लहंगों समेत बुटीक के अंदर आग लगा देती है। जब बुटीक मालकिन आकर यह सब देखती है तो वह आग बबूला हो जाती है और वह दिव्या को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, दिव्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने मेरा पूरा बुटीक जला दिया और इसके अंदर कितना महंगा महंगा सामान भी रखा था। तुमने कैसे जिम्मेदारी निभाई? पता नहीं मालकिन जी, ये सब कैसे हो गया। ये सब देखकर तो मैं भी बहुत हैरान हूँ। मालकिन जी, आपके सामने ड्रामा कर रही है। आपको नहीं पता आपके पीछे हमसे ही आपकी कितनी बुराई करती थी। आपको बर्बाद करने के लिए ही तो इसने आपके बुटीक में आग लगाई है। दिव्या, मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है, लेकिन तुमने मेरे पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान किया है। मुझे नहीं पता कि तुम 20 लाख रुपए कहां से लेकर आओगी, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए तुरंत के तुरंत चाहिए। खुद को बेचो, अपने भाई बहन को बेचो, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दो, वरना सोच लेना तुम तीनों भाई बहन को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ। दिव्या अपनी मालकिन के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बात का भरोसा कोई नहीं करता और काजल और अंजलि यह सब देखकर बहुत हंस रही थी। वह जो करना चाहती थी उन्होंने कर दिया। दिव्या रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। माँ, आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर मैं अकेली होती तो मैं जेल चली जाती, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन, मैं उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मालकिन जी, हम तीनों भाई बहन को जेल पहुंचा देंगी। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और वह दिव्या से कहती है, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वह इस दुनिया से क्यों न चली जाए। मेरे जाने के बाद तुमने अपने छोटे भाई बहन का कितने अच्छे से ख्याल रखा। मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत अच्छी बहन हो बेटा। मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे देती हूँ। जादुई सोने के लहंगे से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादू चांदी के लहंगे से तुम बुटीक की मालकिन को सच्चाई दिखाना कि बुटीक के अंदर क्या हुआ था। तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी बेटा। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ ही होती है जो मुसीबत में आए अपने बच्चों को निकाल सकती है। जादुई सोने और चांदी के लहंगे देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के दोनों लहंगे अपने घर लेकर आ जाती है और अपने दोनों भाई बहन को उनके बारे में बताती है। तभी रोहन कहता है, देखा सुमन दीदी, माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी किस तरह से मदद की। अगर माँ हमें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे नहीं देती तो आज हम जेल में होते। दिव्या दीदी, आप जल्दी से जाइए और जादुई चांदी के लहंगे की मदद से अपनी मालकिन को सच्चाई दिखाइए। रोहन के इतना कहते ही दिव्या अपनी मालकिन के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे कहती है, मालकिन जी, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ऑर्डर पूरा नहीं किया था। आज आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि आपके बुटीक में आग किसने लगाई और मेरी मेहनत को किसने बर्बाद करना चाहा। यह कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई चांदी का लहंगा है। इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि जब हम दोनों यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर क्या हुआ था। ऐसा कहकर दिव्या जादुई चांदी के लहंगे से कहती है, माँ के जादुई लहंगे, 1 हफ्ते पहले यहाँ पर जो भी हुआ मालकिन जी को वह सब कुछ नजर आना चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही जादुई चांदी का लहंगा बुटीक मालकिन को सब दिखाता है कि किस तरह से काजल बुटीक के अंदर आग लगा रही है और उसने किस तरह से दिव्या की मेहनत के बने हुए 50 लहंगे बुरी तरीके से जलाए थे। यह सब देखकर बुटीक मालकिन चौंक जाती है और वह दिव्या से माफी मांगती है और पुलिस को लेकर काजल के घर जाती हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देती हैं। काजल को उसके केस की सजा अच्छी तरह मिल जाती है। इस तरह से दिव्या अपनी माँ के दिए हुए जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में प्रीति और काजल 2 बहुएं रहती थी। काजल बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, बाल काले घने लंबे और नीली नीली आंखें। काजल को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था क्योंकि ससुराल में उसे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति, वह काजल से कम सुंदर थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर थोड़े थोड़े निशान और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिसकी वजह से प्रीति को अपने ससुराल में बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती थी। प्रीति छोटी बहू थी, फिर भी वह घर का सारा काम करती थी और काजल महारानी की तरह घर में आराम करती थी। एक दिन प्रीति किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी काजल और प्रीति की सास सुषमा देवी किचन में आती है और प्रीति से कहती है, सुन काली कलूटी, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं काव्या को देखने के लिए, इसलिए घर को अच्छी तरह चमका देना और उसके बाद 5 तरह के पकवान भी बना देना। और ये सब काम खत्म करने के बाद तू अपने रूम में चले जाना और जब तक मेहमान घर में रहें, बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? बस मेहमानों के सामने तो मेरी गोरी चिट्टी काजल बहू ही आएगी, तो काली कलूटी नहीं। मेरी तो किस्मत ही मारी गई थी जो दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी, मेरे घर में आकर अंधेरा कर दिया, अंधेरा। मनहूस। अपनी सास की यह खरी खोटी बातें सुनकर प्रीति को बहुत दुख होता है और उनके जाने के बाद प्रीति रोते हुए घर का सारा काम करती है, घर को पूरी तरह चमका देती है। उसके बाद 5 तरह के पकवान बनाती है और सारा काम खत्म करने के बाद बेचारी अपने रूम में बंद हो जाती है। और जब काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं तो काजल सज धज कर खूब सारा मेकअप कर उनके सामने आ जाती है। काव्या की होने वाली सास सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे वाह सुषमा देवी, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। खाना भी इतना ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम्हारी बहू दिखने में भी इतनी ज्यादा सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी लेकर आई हो। काजल बहू, तुमने खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है, अपनी ननद को भी सिखा देना, हमें ऐसा खाना रोज खाने के लिए मिलेगा।
इस तरह से सब आपस में बातें कर रहे थे और बेचारी प्रीति अपने रूम में से सबको देख रही थी कि किस तरह से सब एक साथ हंसी खुशी बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और वह अपने काले रंग की वजह से अपने रूम में बंद है। तभी प्रीति की नजर एक सांप के ऊपर जाती है जो टेबल के नीचे से निकलकर सुषमा देवी के पास जा रहा था। प्रीति से यह सब देखा नहीं गया और वह सुषमा देवी को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। मम्मी जी, यहाँ पर एक जहरीला सांप है, मैंने अभी अपने रूम में से देखा था, वह आपको डसने वाला था। मम्मी जी हटिए यहाँ से। प्रीति ऐसा कह रही थी और सभी मेहमान सुषमा देवी, काजल, काव्या सभी प्रीति की तरफ देख रहे थे। तभी सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे बहन जी, यह काली कलौटी बदसूरत लड़की कौन है? क्या आपकी छोटी बहू है? आपने हमें इससे नहीं मिलाया। आप तो बहुत ही झूठी और बहुत ही धोखेबाज हैं। आपकी एक और बहू है, वो भी इतनी काली कलौटी और बदसूरत। देखो सुषमा बहन जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जिस घर में काले लोग काली बहू होती हैं, मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मुझे काले और बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उनसे पूरे घर में मनहूसियत लगती है। इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी काव्या से नहीं कराऊंगी। चलो सुमित बेटा यहाँ से। सावित्री बहन, मैं इस काली कलौटी बदसूरत को इसलिए आपसे नहीं मिला रही थी, मेरी मजबूरी समझो। मेरा दिल बहुत ही नर्म है और मैं बहुत ही दयालु हूँ। बेचारी की कहीं शादी नहीं हो रही थी, जो भी कोई आता इसे दुत्कार कर चला जाता। मुझसे सब ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी इस बदसूरत लड़की से करा दी। देखो बहन जी, इस सब में मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है, आप इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेहमानों के जाते ही सुषमा देवी को प्रीति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी बहुत पिटाई करती है और आग में घी डालने का काम काजल करती है। वह अपनी सास को बहुत चढ़ाती है। देखो मम्मी जी, इस काली कलौटी ने आज आपकी नाक कटा दी। इससे 2 मिनट अपने रूम में बंद नहीं रहा गया और बाहर आ गई। और देखो तो क्या कह रही है कि इस घर में सांप था और आपको डसने वाला था। जितनी काली बदसूरत ऊपर से है, इतनी काली और बदसूरत इसका दिल है। ये नहीं चाहती कि काव्या की शादी अच्छे घराने में हो जाए। नहीं नहीं काजल भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मम्मी जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में सांप देखा था। कल मोही, आज जो तूने ये हरकत की है ना, उसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। आज आजाने दे मेरे बेटे को। तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम ही सुषमा देवी नहीं। ऐसा कहकर सुषमा देवी प्रीति को धमकी देती है और शाम हो जाने के बाद जब अमित काम करके वापस आता है तो सुषमा देवी उसे सब बताती है कि प्रीति की वजह से किस तरह काव्या का रिश्ता होते होते टूट गया। तभी अमित बहुत गुस्से में कहता है, मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मैं इससे शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी आंखों पर तो दहेज की पट्टी बंधी थी ना। आज इसकी वजह से मेरी बहन का रिश्ता नहीं हुआ। अब मैं इसे और एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। तभी प्रीति रोते हुए अमित के पैरों में पड़ जाती है और उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। देखिए जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने के लिए घर तक बेच दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा, और अब आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कृपया करके मुझे डाइवोर्स मत दीजिए, आप मुझे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। इस तरह बेचारी प्रीति अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन अमित उसकी एक नहीं सुनता और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर कर प्रीति के मुंह पर फेंक देता है। पास में खड़ी काजल यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। प्रीति रोते हुए अपने ससुराल से बाहर निकल जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह अपने मायके भी नहीं जाती। जंगल में एक तालाब के किनारे बैठकर बहुत रोती है। हे ऊपर वाले, अगर मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? बचपन से लेकर यही ताने सुनते सुनते बड़ी हुई, काली कलौटी बदसूरत। और जब कहीं मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरे पापा ने दहेज का लालच देकर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी, और आज देखो उन्होंने भी मुझे घर से बेघर कर दिया। जब मम्मी पापा को इस बारे में पता चलेगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर आ गई तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
अब तो मेरा भी आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। अब मैं और जीना नहीं चाहती। जब मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया तो अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूं? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर प्रीति तालाब में अपनी जान देने के लिए कूद जाती है और जैसे ही प्रीति को होश आता है तो वह देखती है कि एक बहुत सुंदर जल परी उसके सामने है। यह सब देखकर प्रीति चौंक जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, मैं तो अपनी जान देने के लिए इस तालाब में कूद गई थी, फिर मैं कैसे बच गई? क्या आपने मुझे बचाया? आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत लड़की को कोई पसंद नहीं करता। मेरी वजह से हर कहीं मनहूसियत फैल जाती है। मेरा काला साया किसी को सुख शांति नहीं पहुंचाता, इसलिए अच्छा है कि मैं मर ही जाती। आपने मुझे क्यों बचाया? प्रीति, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है और कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। यह जिंदगी तुम्हारी है और किसी की वजह से तुम इस जिंदगी को खत्म क्यों करना चाहती हो? अगर तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी कदर नहीं है तो उसमें उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम किस तरह दिन रात अपनी सास की सेवा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी। पूरे घर को तुमने किस तरह बांध के रखा था। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। यह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, यह जादुई मेकअप किट का तालाब है। तुम इस जादुई मेकअप किट के तालाब से एक जादुई मेकअप किट लेकर अपना एक अच्छा सा मेकअप करो, उसके बाद देखना कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो जाओगी। जल परी की बातें सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और जादुई मेकअप किट लेकर अपना बहुत अच्छा मेकअप करती है। उसके बाद प्रीति खुद को देखती है तो पहचान नहीं पाती क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? हाँ प्रीति, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। इस तरह प्रीति जादुई मेकअप किट के तालाब में जल परी के साथ तालाब के अंदर रहने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुषमा देवी को प्रीति की कमी महसूस होने लगी थी क्योंकि वह काजल से जिस भी काम को कहती, काजल उसी काम करने के लिए मना कर देती। अरे काजल बहू, काव्या बेटी की तो शादी हो गई, जब तक वह थी तो उसने मेरा काम कर दिया। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं खुद से खाना बनाकर खा लूं। कृपया करके मेरे लिए खाना बना दो। 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। सुन बुढ़िया, मैं तेरे लिए खाना बनाने के लिए इस घर में नहीं रह रही। अगर मैं किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी तो मेरी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। कल ही मैंने फेशियल कराया है और मैंने बाहर से खाना मंगाकर खा लिया। और अगर मैं तेरे लिए खाना मंगाऊंगी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जैसा भी रूखा सूखा रखा है उसे खाकर अपने पेट भर ले। मेरी प्रीति बहू कितनी अच्छी थी, उसका दिल सोने का था। हीरे जैसी बहू को मैंने धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरी कितनी सेवा करती थी। और ये काजल बहू, इसे मैंने कितना लाड प्यार दिया, इससे घर का कोई काम नहीं करवाया, हमेशा प्यार ही प्यार दिया। और देखो, यह मुझे एक समय का खाना भी नहीं दे रही। आज मुझे समझ आ रहा है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए, जैसा मेरी प्रीति बहू का था। इस तरह से सुषमा देवी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति जल परी के साथ रह रही थी। तभी प्रीति तालाब के अंदर देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसके आसपास भी कोई नहीं है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मैंने अभी देखा कि मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके आसपास भी कोई नहीं है। मुझे अभी उनके पास जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है। इस तरह प्रीति तुरंत अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर सुषमा देवी की बहुत ज्यादा सेवा करती है और कुछ ही दिनों में सुषमा देवी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वह प्रीति से माफी मांगती है। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। यह मत सोचना कि अब तुम सुंदर हो गई तो मैं अब तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जैसे ही मेरा बेटा शहर से वापस आएगा, मैं अमित की तुम्हारे साथ दोबारा से शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। प्रीति अपनी सास को माफ कर देती है और जैसे ही अमित शहर से वापस आता है तो सुषमा देवी अमित की शादी प्रीति के साथ बहुत धूमधाम से करवाती है और उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है। इस तरह प्रीति अपने ससुराल में जादुई मेकअप किट के तलब की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।